सभा के नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज में हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चार बड़ी खबर आप देख रहे हैं और नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर सपा की 159 नामों की लिस्ट जारी। 66 ओबीसी और 31 मुस्लिमों को टिकट। मुस्लिम यादव समीकरण को साधा। जेल में बंद आजम और जमानत पर बाहर उनके बेटे मैदान में उतारे गए। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर एमपी में कांग्रेस दिग्गजों में टकराव। कमलनाथ और दिग्विजय में दिखी तकरार, इसके पहले भी दिख चुकी है, कांग्रेस में कल है। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर यूपी चुनाव में अपनों से हार रही कांग्रेस और कांग्रेस के फाइनल खिलाड़ियों ने पहले ही पाला बदल डाला। पश्चिमी क्षेत्र के 3 उम्मीदवारों के साथ नया साथ मिलते ही पार्टी छोड़ी। बरेली कैंट के महिला प्रत्याशी सुनीता ऐरान को भी टिकट मिलने से कांग्रेस से छोड़ दिया है। चौथी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर भोपाल में अब तिराहे का नाम बदलेगा। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सुझाव दिया। शैतान सिंह तिराहे का नाम अहिल्याबाई हो गया है और इसके साथ ही लेफ्ट टर्न डिवाइडर के डिजाइन पर भी कई सवाल किए हैं। पार्किंग सिग्नल, एक्सीडेंट स्पॉट्स पर मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर सपा ने सोमवार को 159 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। सपा प्रमुख अखिलेश सिंह यादव मैनपुरी में करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीतापुर जेल में बंद आजम खां को रामपुर से टिकट दिया गया है। आजम के बेटे अब्दुल्ला को स्वार सीट से सपा ने मैदान में उतारा है। अब्दुल्ला 10 दिन पहले जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। भाजपा छोड़कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य को टिकट नहीं दिया गया है। वो ऊंचाहार सीट से टिकट चाहते थे। उनकी जगह अखिलेश ने अपने पुराने साथी मनोज पांडे को मैदान में उतारा है। सपा ने 159 नामों की लिस्ट एमवाई यानी मुस्लिम यादवों के समीकरण को साधने का पूरा प्रयास किया है। पार्टी ने 31 मुस्लिमों और 20 यादव प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। पार्टी का पूरा फोकस इस बार ओबीसी पर सबसे ज्यादा रहा। सपा ने 159 में से 20 यादव समेत कुल 66 ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। सपा ने 11 महिलाओं को भी टिकट दिया है, जिसमें चंदौसी से कुमारी बिमलेश, असमौली से मौजूदा विधायक पिंकी सिंह, छर्रा सीट से लक्ष्मी धनकर, फतेहाबाद सीट से रूपाली दीक्षित, बरेली कैंट सीट से सुप्रिया एरन को टिकट दिया गया है। सुप्रिया 2 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर सपा में आई है। वहीं पूरनपुर सीट से आरती, गोपामऊ से राजेश्वर देवी, उन्नाव से मोहन सीट से आंचल एस वर्मा, फरुखाबाद से सुमन मौर्य, हमीरपुर जिले से राज सीट से चंद्रावती और फतेहपुर हुसैनगढ़ सीट से उषा मौर्य को उतारा है। वहीं एससी कैटेगरी की 32 उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा 9 वैश्य, कायस्थ, 5 ठाकुर और 11 ब्राह्मण, 3 सिख और 2 अन्य प्रत्याशियों को भी टिकट दिया गया है। सपा दूसरे दलों से आए नेताओं पर कम भरोसा जता रही है। इसके साथ ही बसपा से आए 3 नेताओं में तिलक चंद्र अहिरवार को भी झांसी से, दद्दू प्रसाद को नरैनी से और आरएस कुशवाहा को निघासन सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस से आए अंकित परिहार को भी उन्नाव की भगवंत नगर से, सुप्रिया आयरन को बरेली से टिकट दिया गया है। वहीं भाजपा से आए पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी को सरहानपुर की नुक्कड़ से उतारा गया है। रोशनलाल वर्मा को शाहजहांपुर की तिलहर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। कैराना से पार्टी में पलायन मामले में आरोपी रहे नाहिद हसन को मैदान में उतारा गया है। आपको बताते चले कि नाहिद हसन को जेल जाने के बाद उनकी बहन इकरा हसन के चुनाव लड़ने की चर्चाएं लगातार चल रही थी। सोमवार को सभी अटकलों पर विराम लग गया है। कैराना विधानसभा क्षेत्र से नाहिद हसन की समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं। जी अकील जी, सपा की लिस्ट में एमवाई का समीकरण सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। 159 नामों की लिस्ट सपा ने जारी कर दी है, लेकिन एमवाई का समीकरण किस तरीके से देखे इसे? देखिए, ये अखिलेश समाजवादी पार्टी का बहुत पहले से रहा है एमवाई समीकरण। एमवाई समीकरण को लेकर ही वो सत्ता में आई थी। हालांकि बीच में इस बात का बदलाव भी किया था कि एमआई से यादव मुस्लिम नहीं, युवा महिला है, तो इसे इसमें बदलाव भी किया था। हालांकि फिर भी जो लिस्ट जारी की गई है उसमें कहीं ना कहीं एमवाई की झलक सबसे ज्यादा दिख रही है। हालांकि 159 की जो सूची आई उसमें मुस्लिम यादव के समीकरण को पूरी तरीके से साधने का प्रयास अखिलेश यादव ने किया है। पार्टी ने अगर देखा जाए तो 31 मुसलमानों और 20 यादव प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। हालांकि इसमें देखा जाए तो महिला को भी तरजीह दी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो 159 जो लिस्ट है प्रत्याशी को, उसमें 20 यादव सहित कुल 66 ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। हालांकि अखिलेश यादव 11 महिला प्रत्याशियों को भी
साधने की कोशिश की इसमें है। लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरह लिस्ट आई है उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष ने पूरी तरीके से हमला सत्ता पक्ष ने हमला किया है। भाजपा ने साफ देखिए कहा है कि लिस्ट में अखिलेश यादव को इसमें पाकिस्तान का प्रेम दिख रहा है। सपा की जो सूची जारी हुई उसमें भाजपा ने पूरी तरीके से निशाना किया और कहा, भाजपा ने कहा कि जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दागी उम्मीदवारों को टिकट देकर अखिलेश की दंगा कराने की मंशा है और और अखिलेश यादव का जो पाकिस्तान का प्रेम है वो उछल कर सामने आ रहा है बार बार। इसको लेकर कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर कल से ही राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है। हालांकि निश्चित तौर पे अखिलेश यादव उस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो पुराने प्रत्याशी रहे हैं, समाजवादी रहे हैं, जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा टिकट मुस्लिम को देते नजर आ रहे हैं। हालांकि यादव को भी उन्होंने टिकट दिया, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने 66 ओबीसी प्रत्याशी की घोषणा की है, जिसमें अगर हम बात करें कि जैसे 32 उम्मीदवारों में टिकट दिया गया, जिसके अलावा 9 वैश्य है, कश्यप है, 5 ठाकुर है, 11 ब्राह्मण है, 3 सिख हैं और 2 अन्य प्रत्याशी को भी टिकट देते नजर आई है। हालांकि फर्रुखाबाद और हमीरपुर में भी उन्होंने राठ सीट से चंद्रवती महिला को टिकट दिया है, फतेहपुर से हुसैनगंज की सीट से उषा मौर्य को उतारा है। तो कहीं ना कहीं जहां पर उन्होंने देखा कि महिला समीकरण अगर बन सकता है तो महिलाओं को भी टिकट दिया है। बसपा से आए 3 जो विधायक थे, जो नेता थे, उनको भी इस बार उन्होंने इसमें मौका दिया है और कांग्रेस से और भाजपा से जो 2 नेता आए थे उनको भी टिकट उन्होंने दे दिया है। हालांकि देखिए जिस तरह सस्पेंस था कि ऊंचाहार से जो सस्पेंस बना हुआ था कि मनोज पांडे का टिकट कट सकता है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को मिल सकता है, वहां पे कहीं ना कहीं विराम लगाया और अखिलेश यादव ने अपने पुराने साथी मनोज पांडे पर ही भरोसा जताया है। हालांकि बहुत से लोग जो भारतीय जनता पार्टी और बसपा और कांग्रेस छोड़ के आए हैं उनको पार्टी की सेवा के लिए पहले ही निर्देश दे दिया गया था, क्योंकि अखिलेश यादव को पता था अगर हम सभी बाहरी लोगों को अगर टिकट देते हैं तो अपने खेमे में जो हैं वो कहीं ना कहीं नाराज होंगे, फिर उन्हें रोक पाना मुश्किल होगा। तो इस बार एक अच्छी बात की जरूर समझ में दिख रही थी, तस्वीर दिख रही थी समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जिस तरह प्रतिदिन भीड़ लग रही है, लेकिन किसी को ये पता नहीं, चाहे वो मौजूदा विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, पूर्व मंत्री हो, किसी को ये पता नहीं कि किसका टिकट हो रहा है, किसका टिकट नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव इस बार बदले हैं और कहीं ना कहीं जो बैठक कर रहे हैं वो अपने घर पे कर रहे हैं या दफ्तर में हो रहा है, तो केवल जिसके साथ बैठक हो रही है उसी को उस कमरे में आने की इजाजत है, यहाँ की चपरासी को भी आने की इजाजत नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो टिकट बंटवारा इस बार हो रहा है तो अखिलेश यादव खुद इसका फैसला कर रहे हैं। हालांकि इस टिकट बंटवारे में देखिए कहीं मुलायम सिंह यादव की तस्वीर सामने नहीं आई, न उनका हस्तक्षेप सामने आया, शिवपाल सिंह यादव का भी नहीं आया। शिवपाल सिंह यादव को जहां से अखिलेश यादव ने कहा वहां की सीट उन्होंने खाली की थी और गठबंधन के बाद उनको भी प्रत्याशी बना दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बार बदले हैं और दूसरी तरफ टिकट अपने हिसाब से और अपने सबसे अपने गोपनीय जांच के आधार पर वो टिकट बंटवारा कर रहे हैं। हालांकि बाहर से जितने लोग भी आए उनको भी उन पर भी भरोसा जताया, उनके साथ साथ जो पुराने साथी हैं उन पर भी अखिलेश यादव इस लिस्ट में भरोसा जताते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मुस्लिम यादव अगर समीकरण की बात यहाँ पर करें वो तो समझा दिया आपने, लेकिन ब्राह्मणों को भी कहीं ना कहीं साथ नजर आए हैं, ठाकुरों को भी दिया गया है और महिलाओं के लिए भी सीट जो है वो रिजर्व की गई है। सपा की अगर बात करें तो चाहे अखिलेश यादव की रैलियां हों या और भी जो भी चीजें देखने को मिली है, कहीं ना कहीं सपा जो है वो भाजपा पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इसे किस तरीके से देखें? देखिए सपा इस बार उन सभी वोटों पे फोकस कर रही है। दलित देखिए ओबीसी पे सबसे ज्यादा उन्होंने किया, इस पहली लिस्ट में ही 66 ओबीसी को दी है, जो कि पश्चिमी यूपी और अवध में बुंदेलखंड हटा रहा है। हालांकि इसी तरह तरजीह वो पूर्वांचल में भी देते नजर आएंगे, क्योंकि पूर्वांचल में उन्होंने जो नए साथी बनाए हैं वो कहीं ना कहीं ओबीसी वोट को छानना है। हालांकि इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश को जीतना है तो पूर्वांचल बहुत मस्त है, तो पूर्वांचल में भी ये ओबीसी को छानने के। अब आगे ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण को देखिए उन्होंने 11 ब्राह्मण को इस पहले लिस्ट में उन्होंने तरजीह दे दी है। हालांकि मनोज पांडे को लेकर जिस तरह तक से कि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण नेता है, वो कहीं ना कहीं जा सकते हैं जब उनका टिकट कट रहा था। तो ऐसे में अखिलेश यादव इस बात का पूरा ख्याल रखा कि अगर एक भी ब्राह्मण अगर नाराज हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी उठाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने उस बात को बहुत ही तरजीह दी और 11 ब्राह्मणों के साथ साथ 3 सिख को, 2 अन्य, 5 ठाकुर, वैश्य, कश्यप और इसके साथ मुस्लिम और यादव और महिला को भी तरजीह दी, 11 महिला। अब कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस 40% महिला टिकट दे रही है। हालांकि इस लिस्ट में देखिए तो 5 से ज्यादा फीसदी 11 महिला को भी अखिलेश यादव तरजीह देते आ रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जब मैं प्रतिदिन जा रहा हूँ तो उसमें देखने को ये भी मिल रहा है, चाहे वो भाजपा का कार्यालय हो चाहे सपा का, सबसे ज्यादा संख्या महिला को वहां भीड़ दिख रही है। हालांकि महिलाओं को अब उम्मीद हो गई कांग्रेस के बाद कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी उन्हें तरजीह देगी।
हालांकि अखिलेश यादव उसमें 11 महिलाओं को भी तरजीह देते आए। अब ब्राह्मण में देखिए 11 ब्राह्मणों को उन्होंने टिकट दिया है। अब ब्राह्मण का वोट बैंक को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने सरकार को बहुत घेरा है कि वो ब्राह्मण जो है वो नाराज है बीजेपी से। तो इसका लाभ इस 11 ब्राह्मणों को पश्चिमी यूपी में टिकट देते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिमी यूपी वो इतिहास दर्शाता है कि जहाँ किसान और जाट वोट सबसे ज्यादा है, उसके बाद बुलंदशहर में बढ़ेंगे तो ब्राह्मण भी हैं। तो ऐसे में वहां पर भी इस वोट को इसलिए साधने की कोशिश की जा रही है कि जब पहले चरण का जब मतदान होता है, उसके बाद जब उसकी मतदान होने के शाम के बाद कहीं ना कहीं हवा चलती है और अवध की जो पश्चिमी यूपी की हवा चलती है वो अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक जाती है। फिर कहीं ना कहीं रुख तस्वीर तो साफ हो जाती है कि किसकी हवा है, किसकी सत्ता आने वाली है, किसको वोट मिल रहा है पश्चिमी यूपी में। क्योंकि पश्चिमी यूपी में जो जो मतदान होता है वो रुख बदल देता है और सत्ता का कहीं ना कहीं हवा साफ कर देता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं उस पर भी फोकस किया जाता है। जितने भी जो जाति समीकरण जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उसको लेकर अखिलेश यादव ने इस टिकट में भी दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको सबसे ज्यादा तरजीह देते नजर आ रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर राजगढ़ में टेम और सुठालिया बांध के मुद्दे पर प्रभावित किसानों के प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह 21 जनवरी को धरने पर बैठे थे। यहां पर उनके साथ देने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी पहुंचे। इस दौरान दोनों दिग्गजों के बीच तकरार का वीडियो भी सामने आया। खास बात यह रही कि 23 जनवरी को कमलनाथ दिग्विजय के साथ मुख्यमंत्री आवास जाकर शिवराज से मुलाकात भी कर चुके हैं। इसके बाद भी सामने आए वीडियो ने कांग्रेस में चल रही खेमेबाजी को फिर से उजागर कर दिया है। दरअसल दिग्विजय को सीएम हाउस की ओर से आगे नहीं बढ़ने दिया गया था, वो धरने पर बैठ गए थे और इस धरने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी पहुंचे थे। इसी बीच दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच हॉट टॉक भी हुई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में कमलनाथ दिग्विजय सिंह से कहते हैं कि ये बात तो मुझे बताई ही नहीं है, 4 दिन पहले तो हम मिले थे, इसके बाद मैं छिंदवाड़ा चला गया। जवाब में दिग्विजय कहते हैं कि नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं थी। बात यह है कि हम तो 1.5 महीने से मांग कर रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भी आपके जरिए समय मांगे हम लोग। इसके बाद कमलनाथ कहते हैं दैट इज ट्रू। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विवेक, कांग्रेसी दिग्गजों में टकराव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों नेताओं के बीच संवाद साफ तौर पर देखे जा रहे हैं, कैसे देखे इसे? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने किसानों की मांग को लेकर, खासतौर पे उनके क्षेत्र के जो किसान हैं उनका जो मुआवजा है उसको लेके कहीं ना कहीं विवाद चल रहा था। उप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से समय नहीं मिलने के कारण वह धरने में बैठ गए थे। मगर बात की जाए पूरे मामले की तो पूरे मामले को जब बात की जाए, उमंग सिंगार पूर्व मंत्री हैं, जब उनका सोशल मीडिया पर ट्वीट आया उसके बाद से जो राजनीति है, जो सियासत है, जो गुटबाजी है, वो अंशुल कहीं ना कहीं तेज हो गई है। क्योंकि बात की जाए दिग्विजय सिंह की और कमलनाथ की बात की जाए तो जिस प्रकार से उनका सोशल मीडिया पे जो वीडियो है धरना वाले दिन का, वह आज सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि बात की जाए उस वीडियो की, कमलनाथ से कहना है अब मिलने के लिए आपसे समय लेना पड़ रहा है। और वही कमलनाथ की बात की जाए तो कमलनाथ ने कहते हुए कहा कि यह सही है। तो देखने वाली बात यह है कि अब जो गुटबाजी का जो दौर है वो पूरी तरह साफ हो गया है। क्योंकि उमंग सिंगार ने जिस प्रकार से ट्वीट किया है उसमें भी साफ तौर पे उमंग सिंगार ने हॉट पॉलिटिक्स के उसका नाम देते नजर आए हैं। तो अब देखने वाली बात है कि जहां एक और उमंग सिंगार की यदि पुरानी बात की जाए तो जब कांग्रेस की सत्ता थी, 15 महीने की सरकार थी, उस समय उमंग सिंगार ने सीधे सीधे दिग्विजय सिंह को भूमाफिया का आरोप लगाया था, शराब माफिया का आरोप लगाया था। और उमंग सिंगार के साथ बात की जाए तो दोनों की जो अनबन थी वो साफ तौर पे देखने को मिल रही थी। मगर खेमे की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कमलनाथ के खेमे के माने जाते हैं उमंग सिंगार। अब देखने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के दोनों दिग्गजों के बीच में जो विवाद की स्थिति है वो अब बनी हुई है। लगातार जो गुटबाजी है वो अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है अंशुल जी।
बिल्कुल विवेक, लेकिन जिस तरीके से टकराव की दोनों नेताओं के बीच में बात की जा रही है, कांग्रेस हमेशा से देखने में रहा है कि गुटों में बटी हुई नजर आई है और ये सार्वजनिक तौर पर भी कई चीजें सामने आई हैं। अभी जो टकराव का वीडियो सामने आया है, इसमें पार्टी भी जो है वो दो गुटों में नजर आ रही है। कमलनाथ अपनी अलग चीज यहाँ पर लेकर बैठे हैं और दिग्विजय अपनी अलग चीज लेकर बैठे हैं। अब 2023 की अगर बात करें तो कांग्रेस एक तरफ अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन टकराव की स्थिति भी अभी भी बनी हुई है। बिल्कुल अंशुल, टकराव की जो स्थिति है वो साफ तौर पे इस वीडियो पे देखने को मिल रही है। मगर बात की जाए 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए, तो मध्य प्रदेश में विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं और तमाम मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है वो कोशिश कर रहा है कि प्रदेश सरकार को घेरें। मगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो जो टकराव है दोनों जो गुट हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह के गुट की बात की जाए या कमलनाथ गुट की बात की जाए, और कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही गुटों में बटी हुई दिखाई दे रही है। तो अब देखने वाली बात है कि 2023 में जहां कांग्रेस पार्टी के पास तमाम जो मुद्दे हैं, क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश में महिला अपराध की बात की जाए, ओबीसी आरक्षण की बात की जाए और बात की जाए बेरोजगारी और महंगाई की, तो तमाम मुद्दे जरूर हैं कांग्रेस के पास और रणनीति भी लगातार तय की जा रही है। और साफ तौर पर देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है कमलनाथ, वो लगातार बैठक भी कर रहे हैं। जो अलग अलग मोर्चा है, एनयूसीआई की बात की जाए, महिला कांग्रेस की बात की जाए, सेवा दल की बात की जाए, तो तमाम लोगों से जो कमलनाथ हैं वो बैठक करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल की बात की जाए तो कल भी जो गुटबाजी का जो दौर है वो देखने को मिला था। क्योंकि बात की जाए अजय सिंह की, तो अजय सिंह जिस प्रकार अपने क्षेत्र में घर चलो वापसी का एक अभियान चला रहे हैं, उसको लेके भी सज्जन सिंह वर्मा का एक बयान सामने आया था। तो जो कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी की जो राजनीति है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एकजुट हो पाती है या नहीं। जी बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर यूपी में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने सभी राजनीतिक दलों से पहले अपने उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही कांग्रेस के फाइनल उतरे खिलाड़ियों ने बैटिंग करने से पहले ही पादा बदल डाला। यूपी में पश्चिम क्षेत्र के 3 उम्मीदवारों को नया दल के साथ मिलते ही वो पार्टी छोड़ गए। आजम खां के संसदीय क्षेत्र रामपुर की स्वार सीट से हमजा मियां अब अपना दल एस के उम्मीदवार हो गए हैं और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर यूपी की राजनीति में उथल पुथल मचाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब कांग्रेस की बरेली कैंट से महिला प्रत्याशी सुनीता ईरान ने टिकट मिलने के बाद कांग्रेस छोड़ दी, वहीं मुस्लिम नेताओं में क्षेत्रीय जनाधार वाले नेता हमजा मियां ने कांग्रेस के पंजे का साथ छोड़कर अपना दल एस की सदस्यता ले ली है। अपना दल एस ने उन्हें स्वार टांडा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन कुमार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। पवन, कांग्रेस की स्थिति यूपी में जिस तरीके से देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में कांग्रेस तो दिखाई दे रही थी लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के बाद, लेकिन अब अपनों से ही हारती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए 2022 विधानसभा के जो चुनाव है वो नजदीक है। इसमें जो कांग्रेस पार्टी है वो उथल पुथल पे है। उनके जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। साथ ही विधानसभा का जो चुनाव का आगाज हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने सभी जो राजनीतिक दल हैं पहले अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद में कांग्रेस ने जो फाइनल जो खिलाड़ियों को उतारा उसके बाद में बैटिंग करने के लिए सबसे पहले पाला बदल दिया। साथ ही जो यूपी के जो पश्चिमी क्षेत्र के 3 उम्मीदवारों को नया नाम दिया जो दल के साथ मिलते ही, क्योंकि जो उनके जो पार्टी थे, चाहे अपना दल की बात हो, जब उन्होंने कैंडिडेट उतारा तो जो आजम खान के जो संसदीय क्षेत्र रामपुर की जो स्वाट सीट जो थी वो हमजा मियां और उनके जो दल के और जो उम्मीदवार थे वो हो गए। साथ ही बरेली में भी जो पूर्व मेयर रही प्रत्याशी कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे को लेकर विधानसभा चुनाव 2022 का लड़ने के लिए उतरी। लेकिन उसके बाद भी उनके जो कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। साथ ही लगातार एक दूसरी पार्टी का जो सिलसिला लगातार छोड़ना और ज्वाइन करने का जारी है, तो वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल साबित होगा 2022 के चुनाव के लिए। साथ ही जो मुस्लिम नेता हैं, क्षेत्रीय जनाधार वाले नेता हैं हमजा मियां, और साथ ही कांग्रेस के जो पंजे का साथ छोड़कर अपना दल की जो सदस्यता ली, साथ ही अपना दल के जो एस के स्वाट जो टांडा सीट के प्रत्याशी घोषित कर दिया, साथ ही रामपुर की जो चमरौरा सीट से पूर्व विधायक हैं यूसुफ अली, तो उनको भी छोड़कर साइकिल सवार होना पड़ा। जी बहुत
धन्यवाद पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अपनों से ही कांग्रेस हारती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के फाइनल चलिए बढ़ेंगे अंतिम खबर की ओर, जहां पर भोपाल में अब शाहपुरा स्थित शैतान सिंह तिराहे का नाम बदलकर अहिल्याबाई तिराहा हो सकता है। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जिला सड़क सुरक्षा मीटिंग में ये सुझाव दिया। मीटिंग में लेफ्ट टर्न डिवाइडर को भी लेकर सवाल खड़े किए गए। पार्किंग सिग्नल, एक्सीडेंट स्पॉट जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। सांसद ठाकुर ने कहा कि यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाएं, नियम तोड़ने वाला कोई हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ये समाज की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि शहर के व्यस्ततम चौराहे और अन्य मार्गों पर ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक पुलिस मुस्तैदी से कार्य करे। सभी व्यस्ततम इलाकों और सड़कों की गुणवत्ता ठीक हो, बारिश में जर्जर हुई सड़कों की मरम्मत की जाए। सांसद ने यह भी कहा कि शहर में बने स्पीड ब्रेकर और डिवाइडर की डिजाइन ठीक हो। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं। जी दीपक, सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने सड़कों को लेकर बहुत सारी चीजों में परिवर्तन की बात कही है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बता दूं कि भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने जिला सुरक्षा समिति की बैठक में सड़कों को लेकर सभी अधिकारियों से चर्चा की थी, जिसमें ट्रैफिक एसपी समेत भोपाल कलेक्टर समेत तमाम विधायक कृष्णा गौर भी मौजूद रही हैं। इस दौरान उन्होंने कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। बता दें कि इस पूरे मामले में अतिक्रमण को लेकर और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उन्होंने फटकार लगाई है। और वहां पर जो चौराहों के नाम उल्टे सीधे, जैसे शैतान सिंह चौराहा, इन सबके नाम बदलने को लेकर उन्होंने निर्देश भी दिए। शैतान सिंह चौराहे का नाम अहिल्याबाई के नाम पर रखने का उन्होंने सीधे निर्देश दिया है, क्योंकि जिस समय उन्हें समझाइश दी जा रही थी कि कहां कहां पर पॉइंट और किस तरह से भोपाल का ट्रैफिक चलता है, तो उस दौरान जो टीआई थे उन्होंने उन्हें बताया था कि ये इस चौराहे का नाम शैतान सिंह, और शैतान सिंह से ट्रैफिक इस ओर कोलार की ओर और शाहपुरा की ओर जाता है। तो उस समय वो ज्यादा गुस्सा हुई थी, बोले ये शैतान सिंह क्या होता है, ये कौन है शैतान सिंह, इन्हें कौन जानता है। इस तरह उन्होंने फटकार लगाते हुए साफ कहा था कि इसका नाम बदला जाए और अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाए। इस तरह उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कई निर्देश दिए हैं। आईएसबीटी बस स्टैंड और साथी दुख संघ के बाहर खड़ी होने वाली बसों के सवारियों को बिठाना तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। किसी भी संस्थान के सामने जो है जहां पर ज्यादा जाम होने की संभावना होती है, वहां पर जो लाल बसें, आईएसबीटी की जो बसें रुकती हैं, जिन्हें लाल बस के नाम से जाना जाता है, अगर वह वहां रुकती हैं और सवारियों को बिठाती तो, और जो टेम्पो ऑटो रुकते हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करने के उन्होंने साफ निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि कहीं भी बसें और वाहन खड़ा नहीं कर देना है सवारियां बिठाने के लिए, जिससे एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं बढ़ती है। इस तरह उन्होंने कई सारे निर्देश दिए हैं। वहीं अतिक्रमण को लेकर जो वीआईपी रोड पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने साफ स्पष्ट करते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को उस दौरान फटकार लगाई और उनसे कहा है कि आप लोग आखिरकार क्या कर रहे हैं, जो अतिक्रमण इस तरह बढ़ता जा रहा है और विशेष वर्ग के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, कहीं मजार मस्जिद बनाने का काम करे। इस तरह उन्होंने तमाम अधिकारियों को इसको लेकर भी फटकार लगाई है। जी अंशु। बिल्कुल, लेकिन यहाँ शैतान सिंह मार्केट की भी जो चौराहा है उसको भी नाम बदलने की यहाँ पर कहा जा रहा है, उसका नाम भी अहिल्याबाई चौराहा हो जाएगा। इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी? जी हाँ, उन्होंने कहा है कि शैतान सिंह को लेकर वे बहुत ज्यादा नाराज हुई हैं। उन्होंने कहा है कि शैतान सिंह तिराहे को लेकर उन्होंने साफ स्पष्ट जता दिया कि इसका नाम तत्काल प्रभाव से बदला जाए और उन्हें जल्द इसका नाम बदलकर अहिल्याबाई तिराहे के नाम पर रखा जाए। और उन्होंने लेफ्ट टर्न डिवाइडर की डिजाइन पर भी अपने सवाल खड़े किए हैं। ये बता दें कि भोपाल के शाहपुरा में है ये शैतान सिंह चौराहा, जहां पर अधिकतर लोगों का आवागमन जो कोलार की ओर जाते, चूनाभट्टी की ओर जाते, शाहपुरा की ओर जाते हैं, वहां पर इस चौराहे पर ज्यादा ट्रैफिक होता है। और उसी दौरान जो ट्रैफिक के थाना प्रभारी थे उन्हें समझाइश दे रहे थे, जिसके बाद उन्होंने साफ साफ फटकार लगाते हुए सुझाव अपना दिया है कि इसका नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर अहिल्याबाई तिराहे के नाम पर रखा जाए। इस तरह उन्होंने पूर्व में भी लाल घाटी का जो नाम है उसको लेकर आपत्ति जताई है, हलाली डैम के नाम को लेकर आपत्ति जताई है। तो ये जो नाम के जो है लगातार सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आपत्ति जताती रहती है। जी अंशु। चलिए दीपक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।